नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या 2019 से पहले गुजरात दंगे के नाम पर सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल एक किताब रिलीज होगी जिसका नाम है द सरकारी मुसलमान। लेकिन इस किताब की रिलीज से पहले ही बहुत बड़ा सियासी धमाका हो चुका है और इसी धमाके पर आज हम कई बड़े खुलासे करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की इस किताब में दावा किया गया है कि 2002 के गुजरात दंगे में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ढीला रवैया दिखाया और अपनाया। सेना के जवान 24 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, सेना को वाहन देने में देरी की गई। अगर ऐसा नहीं होता तो 300 लोग बच जाते। लेकिन क्या वाकई ये पूरा सच है? क्योंकि नानावती कमीशन को दिए गए एफिडेविट में साफ साफ कहा गया कि सेना को वहां पहुंचते ही वाहन दे दिया गया था रात के 2:30 बजे और बिना किसी देरी के सेना ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, फ्लैग मार्च भी कर दिया था। उस वक्त के अखबारों में भी यही दावा किया गया है। तो क्या फिर किताब में इस उल्टे दावे का मतलब क्या है और क्यों कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गुजरात दंगा बहाना लेकिन मोदी है निशाना। क्या 19 के लिए एक बार फिर गुजरात के दंगों को जिंदा किया जाएगा और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाएगा? क्या 2019 से पहले गुजरात दंगों का इतिहास फिर से खोलने की कोशिश हो रही है? क्योंकि 2002 के गुजरात दंगों पर सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की आने वाली किताब पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। द सरकारी मुसलमान नाम की इस किताब में दावा किया गया है कि 1 मार्च 2002 को सेना के 3000 जवान अहमदाबाद एयरफील्ड पहुंच गए थे, लेकिन गुजरात प्रशासन की ओर से सेना को दंगाग्रस्त इलाकों तक जाने के लिए वाहन मुहैया करवाने में देर की गई। 1 मार्च को दिन भर फौजी एयरफील्ड पर ही बैठे रहे। अगले दिन यानी 2 मार्च 2002 को वाहन दिए गए। तब सेना की टुकड़ियां दंगाग्रस्त इलाकों की ओर रवाना हो सकी। यह आरोप भी लगाया गया है कि सेना ने पुलिस को अल्पसंख्यक इलाकों में कर्फ्यू लगाने को कहा, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते ही अल्पसंख्यक हमेशा दंगाइयों से घिरे रहे। 2002 में सेना की जो यूनिट दंगा रोकने में जुटी थी, उसका जिम्मा जमीरुद्दीन शाह के पास ही था। लेकिन जमीरुद्दीन शाह के दावों की हवा गुजरात दंगे की जांच के लिए बने जस्टिस नानावती आयोग को तत्कालीन डीजीपी की ओर से दी गई रिपोर्ट से निकल जाती है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अहमदाबाद के डीएम ने 1 मार्च 2002 के तड़के 2:30 बजे ही सेना को 6 बसें, 9 ट्रक और 15 जीप मुहैया करवा दी थी। 1 मार्च 2002 को दिन में सेना को 39 और वाहन दे दिए गए थे। सेना को जाने के लिए कुल 131 वाहन अहमदाबाद जिला प्रशासन की ओर से दिए गए और इस बात की पुष्टि 1 मार्च 2002 को हिंदू अखबार की रिपोर्ट से हो जाती है, जिसमें लिखा गया था अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और गोधरा शहरों के बुरी तरह प्रभावित इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। तो क्या इस किताब के जरिए 2019 से पहले पीएम मोदी को घेरने की तैयारी हो रही है? क्योंकि कांग्रेस मैदान में कूद चुकी है। बाई इलेक्शन के नतीजे आए तो 3 में से 2 कांग्रेस ने जीत ली बीजेपी के पास। माहौल ऐसा था कि चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, पर गुजरात में सरकार जाएगी बीजेपी की, कांग्रेस की बनेगी। उसके बाद घटना घटती है गोधरा की। अगर उसका दिल बोलता है उस बुक में कि मुझे अगर सही वक्त पे किया गया होता तो कम से कम 300 लोग उसी रात में मैं बचा सकता। कहीं कोई देरी नहीं हुई है। पूरी शासन प्रशासन चुस्त रूप से वहाँ के मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी व्यवस्था किया। जानकारी है जॉर्ज फर्नांडीज उस समय रक्षा मंत्री थे और सेना के फ्लैग मार्च बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत आदि शहरों में हुए थे। ये तत्कालीन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी इन चीज़ों में बहुत उदासीनता रही। जो रिस्पांस था एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत धीमा था।
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गुजरात दंगा बहाना, मोदी निशाना। और अब विश्लेषण सुनिए, गुजरात दंगे पर अर्ध सत्य का विश्लेषण। द सरकारी मुस्लिम किताब के जरिए मोदी पर निशाना लगाने की और साधने की एक बड़ी कोशिश हुई है। किताबी दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक एक करके परत को उतारूंगा जो बताएगा कि आखिरकार इसमें पॉलिटिकल स्टंट है। नानावती आयोग को मिले एफिडेविट में तुरंत कार्रवाई की बात बहुत साफ तौर पे की गई है। एफिडेविट के मुताबिक सेना को दिए गए 131 वाहन कुल मिलाकर, और वो एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। 2019 की सियासी जमीन के लिए गुजरात दंगे का बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गुजरात दंगों को लाएंगे तो नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे और बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। और इस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेरे साथ कई धुरंधर मौजूद हैं। आज की इस चर्चा में रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अबू आजमी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ नुपुर शर्मा होंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मेरे साथ रिजवान साहब हैं, सैयद रिजवान हैं, जिनके दो परिचय हैं, वकील हैं पेशे से, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, और जो किताब द सरकारी मुस्लिम लिखी गई है जमीरुद्दीन शाह साहब द्वारा, उनके ये भाई भी लगते हैं। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों है ये किताब, और आखिरकार जमीरुद्दीन शाह प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं, तब उन्होंने क्या कहा था उसकी भी हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ इस पूरी चर्चा के अंदर जसीम मोहम्मद साहब भी जुड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और जमीरुद्दीन शाह साहब की मुलाकात में साथ बने हुए थे। लेकिन रिजवान साहब, आखिरकार गुजरात दंगों की बात 2018 में कर क्या पॉलिटिकल मोटिव है आपको लगता है? सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आपके भाई हैं, आपको क्या लगता है? अरे देखिए, यहां तो मैं एक वक्ता की हैसियत से अपनी बात रखूंगा। जितनी भी अमित जी, जब भी मेरी बात जनरल साहब से हुई है, प्रोटोकॉल में मैं जनरल साहब ही बोलूंगा उनको, तो उन्होंने हमेशा मोदी जी को बड़ा फॉन्डली रिमेंबर किया है, हमेशा उनकी प्रशंसा की है। बतौर अगर रॉयट्स की मैंने उनसे जब बात करी तब भी उन्होंने प्रशंसा की थी, और बतौर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी उनको एक शिकायत थी किसी केंद्रीय मंत्री से, तो बतौर उनकी जुबानी उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह एंटरटेन किया, सम्मान किया और मेरी शिकायत सुनी, और हमेशा उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो आर्मी के एक अधिकारी थे, तो अगर उन्होंने गुजरात में जाके कुछ वहां पर व्यवस्था में कमी देखी तो बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं बोले, क्योंकि आर्मी का प्रोटोकॉल इसकी गवाही नहीं देता है। लेकिन मैं उनसे ये जरूर उम्मीद कर सकता था कि रिटायर होने के बाद उनको बहुत मौके मिले थे ये बात बोलने के, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद वो जज भी बने मिलिट्री ट्रिब्यूनल में, वहां भी उन्होंने ये बात नहीं रखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी 5 साल रहे, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंडर 4 साल रहे, तब भी उन्होंने ये बात नहीं रखी। तो इस बात से मुझे थोड़ी शंका होती है, और इस बात से मैं नाखुश हूं, भले वो मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, मैं अबू आजमी साहब का रुख करता हूं। आजमी साहब, गुजरात दंगों को लेकर जो कुछ किताब लिखी गई है, लेकिन दावे किताब में जो कहे गए हैं उसके ठीक उलट मेरे पास नानावती कमीशन को जो एफिडेविट सौंपा गया वो है। द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो खबर छपी वो है। आखिरकार जमीरुद्दीन शाह क्या पॉलिटिकल मोटिव से ये कर रहे हैं? और जैसे आज कांग्रेस ने भी हमला बोला कि क्योंकि चुनाव जीतना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी, तब ये हुआ। क्या आपको लगता है कि अब भी मोटिव कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल है जो हल्ला बोल रही है, और जमीरुद्दीन शाह का भी पॉलिटिकल मोटिव है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। जमीरुद्दीन शाह साहब ने जो लिखा है उसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। और जमीरुद्दीन शाह साहब की बात इसलिए भी मुझे और सही लगती है कि मैं खुद भी गुजरात में कई दिन रह चुका। जमीरुद्दीन साहब की बात इसलिए भी सही लगती है कि मैंने हिमांशु त्रिवेदी का बयान भी सुना है, जो जज थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मुझे जो है मुसलमानों को इस
राइट में ठीक करने के लिए, उनको सजा देने के लिए कहा जा रहा है। अखबार में बयान आया है, उनका छपा हुआ है, उन्होंने जज की नौकरी छोड़कर चले गए, वो न्यूजीलैंड में वो काम कर रहे हैं कि मैं सरकार की दबाव में कोई गलत फैसला नहीं कर सकता हूं। मेरे पास वो वीडियो भी रखा है बाबू बजरंगी का, जो बाबू बजरंगी कह रहा है कि हमने 100 लोगों को मारा, जलाया, बाद में हमें हमारी जमानत नहीं मिल रही थी, तो हमें नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि हम अच्छी बेंच आएगी तो बेल करवा देंगे, और एक दिन अच्छी बेंच आई, बेल हो गई। आपके पास तथ्य हैं तो बताइए। नहीं, हाँ दिखाऊंगा ना आपको वीडियो दिखा दूंगा बाबू बजरंगी का, आप देख लीजिएगा। वो खुद कह रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन में, आप जैसे कोई प्रेस वाले ने ही स्टिंग ऑपरेशन किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 100 लोगों को मारा, जब जेल में गया मेरी जमानत की एप्लीकेशन गई तो एक जस्टिस ढोलकिया थे, उन्होंने कहा बाबू बजरंगी को जमानत नहीं बल्कि इसको तो 5 बार फांसी होना चाहिए। अच्छा, एक फैक्ट चेक कर लेते हैं, एक फैक्ट चेक कर लेते हैं। सुनिए अबू आजमी साहब, नहीं एक मिनट सुनिए, नहीं लेट मी से नहीं, यू मेक योर पॉइंट, गिव मी 20 सेकंड्स इन माय ओनली डिबेट। मेरे को 20 सेकंड तो दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, 40 सेकंड फिर रखिएगा अपनी बात। किताब में लिखा गया है कि सेना के वाहन को देने में देरी हुई, जबकि हकीकत है कि 1 मार्च 2002 तड़के रात 2:30 बजे सेना को वाहन मिला था। 24 घंटे तक फौजी एयरफील्ड पर बैठे रहे, जबकि 131 वाहन 1 मार्च 2002 को मिल गए थे। वाहन में देरी से कार्रवाई में देरी हुई। 1 मार्च 2002 को ही सेना ने कार्रवाई शुरू करी थी और सेना ने हर संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया था। और यहां पे लिखा गया है कि अल्पसंख्यक इलाकों में कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। ये हमारे सामने तथ्य हैं जो नानावती कमीशन को एफिडेविट फाइल हुआ है। द हिंदू अखबार की कटिंग भी मेरे पास है, तो फ्रंट पेज पे छपी थी। अब बताइए, तो झूठ परोसा जा रहा है किताब में जिस पर आप यकीन कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी जिंदा है वो, कोई मर नहीं गए हैं, वो जिंदा है ना, उनकी इंक्वायरी करवा लीजिए कायदे के साथ में। उन्होंने अगर लिखा है इस बात को तो जरूर इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी के बाद अगर सच्चाई आई तो कौन सी अदालत सजा देगी मुझे बताइए ना। 10 साल तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। अमेरिका कोई ऐसे ही नहीं किसी का वीजा नहीं देता है। एक चीफ मिनिस्टर का वीजा नहीं देना और यह कहना कि जेनोसाइड हुआ था, यहां पर लोगों की कत्ल किया गया था, इसलिए मैं ऐसे आदमी को अमेरिका नहीं आने दूंगा बिना किसी सजा के 10 साल के बाद फिर क्यों वीजा दे दिया? रिजवान रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सैयद रिजवान रिस्पॉन्ड करिए। जमील मोहम्मद भी है मेरे साथ में, उनके पास भी चलूंगा। नुपुर शर्मा भी है, कांग्रेस भी है। ओके, रिजवान अहमद। अबू भाई, बात यह नहीं है कि दंगे में मुसलमान मारे गए थे या नहीं मारे गए थे। बात समझिए, मुसलमान मारे गए थे, सब जानते मारे गए थे, सब लेकिन बात यह है कि क्या हमारे वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब की तरह या मेरे बड़े भाई जमीरुद्दीन साहब की तरह जब मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी जी लेगा उसके बाद वो किताब लिखेगा? जब वो जिंदगी जी रहा था तब उसने ये बात क्यों नहीं उठाई? सवाल ये है। नहीं ये ठीक है, ये बात उनसे पूछी जाए कि नहीं उठाई, लेकिन उठाई है तो उस पर गौर भी करना चाहिए। आपको बताऊं भाई रिजवान भाई, सुन लीजिए, मेरी सगी बहन गुजरात में रहती है। आज अमर सिंह जी मेरी पार्टी में नहीं है। अमर सिंह जी, शबाना आजमी और जो कांग्रेस के लीडर राज बब्बर, तीनों लोग गए थे गुजरात, और अमर सिंह ने बार बार भाषण में यह बात कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मुझे शहर में जाना है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हो, मुसलमानों की बात करते हो, यहां की जनता बहुत नाराज है, एक्शन ले लेगी, इसलिए आपको नहीं जाने देंगे। और लोग वापस आ गए। ये हरकतें उस वक्त थी। मैं जसीम मोहम्मद के पास भी चलता हूं। जसीम मोहम्मद साहब बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात हुई थी जमीरुद्दीन शाह की, वो मुलाकात इन्होंने ही कराई थी। वहां पर क्या बोले थे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह? आप बिल्कुल साफ गोई से बताइए, आपकी गवाही है लाइव टेलीविजन के ऊपर। ये लेफ्टिनेंट, मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले, लेकिन आप बताइए। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, 6 मार्च को मैं अपॉइंटमेंट, 6 मार्च साल कौन सा? 5 मार्च 2016। 5 मार्च 2016, पॉइंट टू बी नोटेड। 5 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पे हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से, मैंने उसमें जमीरुद्दीन शाह साहब और 2 उसमें सेना के 2 लोग और थे, उनको मैं लेके गया और मुलाकात होनी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और भी अलग अलग इशूज़ पे गुफ्तगू होना था। थोड़ा संक्षेप में बताइए। बस उसमें हुआ क्या कि जब गए तो सलाम दुआ होने के बाद फ़ौरन उन्होंने ये कहा कि आपके वक्त में जब हिंसा 2002 में हुई थी, उस वक्त आपने बेहतरीन तरीके, सर्वोत्तम हमें सेना को मदद किया, और आप ही की वजह से, मोदी जी आप ही की वजह से, दोबारा बोलिए, बेहतरीन काम किया था या खराब काम किया था? बहुत बेहतरीन काम किया था। बेहतरीन
अरे भाई सेवा। साहब ऐसे लोग, ये किताब में क्या लिखा हुआ है फिर? ऐसा है ना कि अब उस वक्त वहाँ जो सामने बैठे हुए थे, वहाँ अजीत डोभाल साहब भी बैठे हुए थे और इनके साथ 2 लोग सेना में भी थे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था, वहाँ पे उन्होंने कहा साफ साफ कि आपने सर्वोत्तम हमें जो इंतज़ाम मिलने वाला था वो उन्होंने इंतज़ाम किया, और इसके साथ उन्होंने कहा कि आपके वजह से, मोदी जी आपके वजह से हिंसा को हम काबू कर पाए। ये बात बोली जो मैं गवाह हूँ, और वहाँ पे मैंने इनकी बातें सुनी, जबकि मैं प्रचार भी कर रहा हूँ इनकी किताबों का, लेकिन 3-4 दिन से जो उनकी झूठी बातें जनरल शाह की मैं सुन रहा हूँ टीवी पे, अखबारों में, तो मुझे अजीबोगरीब लगा कि ऐसे मतलब हमारे एक रेस्पेक्टफुल आदमी अबू आजमी, मैं बताना चाहता हूं अबू आजमी ये वो शख्स है जो उस समय मीटिंग में साथ में थे, और क्या बोला जमीरुद्दीन शाह ने उसकी गवाही है। ये एक शख्स बोल रहा है मिलकर कि आपने बेहतरीन काम करा, उसके बाद जब वो शख्स किताब लिख रहा है तो वो कुछ और बोल रहा है। क्यों ना इसको पॉलिटिकल मोटिव समझा जाए 2019 के चुनाव के लिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, जमीरुद्दीन शाह एक तरफ है, एक तरफ जनाब खड़े हैं। अबू आजमी, क्या लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह पॉलिटिकली मोटिवेट होके ये किताब लिख रहे हैं? नो, बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। आप उनको भी बुलाइए ना, उनके साथ भी उस दिन कितने लोग थे उनको भी बुलाइए ना। अगर उन्होंने एक बात कहा है तो उनके साथ फौज में बहुत सारे लोग, 3000 की बटालियन शायद थी, पूरी बटालियन गवाही देंगे ना। जमीरुद्दीन शाह साहब आएंगे, गवाही देंगे। इतने जल्दी सफाई देने की जरूरत क्या है? जमीरुद्दीन शाह साहब ने कहा नहीं है, बल्कि लिखा है, जो मिट नहीं सकता है। आज अगर आप 10, 20, 30 ऐसे लोगों को, जो लोग आकर के सरकार के फेवर में गवाही देकर के बड़ी उसकी खुशनुदी हासिल कर जनाब, यही मिलवाने लेके गए थे जमीरुद्दीन शाह को। मैं ही ले गया था मुलाकात कराने के लिए। ठीक है, नुपुर। अरे ठीक है, अभी कैसे मालूम? अभी जमीरुद्दीन शाह साहब बताएंगे। फोटो सामने हमारे, नहीं फोटो लाइव चल रही है, फोटो प्ले करिए। फोटो कमाल की बात है, वो प्रधानमंत्री के घर गए, उसकी बात कह रहे हैं, फोटो साथ चल रही है। शाह साहब बैठे हैं, उसके बगल में हम जसीम मोहम्मद को देख रहे हैं काले कुर्ते के अंदर, आपके सामने सब कुछ, और फिर भी आप कह रहे हैं बात। क्या नुपुर शर्मा ये पॉलिटिकल मोटिव है? कांग्रेस कह रही है कि दंगे पॉलिटिकल मोटिव के साथ थे, लेकिन अब ये किताब के पॉलिटिकल मोटिव के साथ। देखिए, जमीरुद्दीन शाह शक्ति सिंह गोयल ने बोला, बिकॉज़ ही वाज इन द आर्मी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कांग्रेस की जो टिप्पणियां हैं वो तो उनके जो उनकी गाली गलौज की आदत है उसी के हिसाब से होती है। लेकिन ये जानना जरूरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज ही सर्व द आर्मी, कि शाह साहब आप अपने रिटायरमेंट के 10 साल बाद चुप क्यों थे? ये टाइमिंग क्या चीज है? एंड आप अपनी पुस्तक विमोचन के लिए बुला भी हमीद अंसारी जी को रहे हैं, जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए थे, उसके बावजूद वो राजनीतिक टिप्पणियां देने से चुके नहीं। और उनका एक बहुत एज फार एज स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिकल जाइब्स आर कंसर्न्ड, जो कांग्रेस कह रही है, जो हमीद अंसारी जी हैं, उसको लेके आप देखिए तो उनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा है। सब जानते हैं कि वाइस चांसलर बने 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी। अब या तो वो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स आपके सामने चल रही टेलीविजन स्क्रीन पे, यहाँ पे आई विटनेस है, यहाँ पे आई विटनेस है। ये बात भी है कि 10 साल तक आप चुप रहे, तो दिस इज डाउटफुल 10 years आफ्टर योर रिटायरमेंट। और ये ना भूलें कि राइट से आप 16 साल तक चुप रहे। क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट है? ये नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। एसआईटी और नानावटी कमीशन के पास जाते नहीं, लेकिन जो डीजीपी ने स्वॉर्न एफिडेविट में बोला है कि 131 वाहन हमारे को अवेलेबल हुए, 27 को गोधरा में कांड हुआ, उसको जलाने का, एक कोच को, ट्रेन कोच को, उसके अगले दिन 12 बजे तक आर्मी डिप्लॉयमेंट का डिसीजन ले लिया गया था, जिसमें एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग थे। रोहन गुप्ता, क्या आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं गुजरात दंगों के बहाने? शक्ति सिंह गोयल की बातों से यही सब कुछ लग रहा है। प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बात की, उनको मौका मिला और उन्होंने हिंदू मुस्लिम, नहीं मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जैसे ही उनको मौका मिला, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात चालू कर दी। बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है यहाँ पे मानवता की, बात है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की। आज जमीरुद्दीन साहब एक पूर्व सैनिक थे, उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने अपने विचार रखे। अपनी आदत थोड़ी कंट्रोल कीजिए, माफी चाहती हूं, लेकिन आप इनको नुपुर जी जरा आप ध्यान रखिए, आपको डिबेट में जरा आप लोग प्लीज
आप अभी एडवाइस दे रही थी, यही आपका कल्चर है बीच में बोलना। आप सॉरी, और आपका कल्चर झूठ बोलना है। सैनिक जैसे आपके राहुल गांधी बोलते हैं, मैंने कब हिंदू मुसलमान बोला? मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, मैं आपके साथ लाइव डिबेट में बैठी हूं, लोग देख रहे हैं आपकी डिबेट। मैंने हिंदू मुसलमान कब कहा? बोलिए जरा, बताइए किस व्याख्या में बोला मैंने, किस सेंटेंस में बोला? नहीं तो आप अपनी बात वापस लीजिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। मेरे बोल है, मेरे शब्द है, आपके मुख से मैं अपने शब्द तोड़ मरोड़ने नहीं दूंगी। आप हकीकत नहीं सुन नुपुर ने हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करा डिबेट के अंदर। आपने जो बात बोली कि इन्होंने आते ही हिंदू मुसलमान करा। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस क्या गुजरात दंगों को 19 से पहले भुनाना चाहती है? मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार अटैक कर रहे हैं, हरीश रावत, शक्ति सिंह गोयल, बताइए। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? उन्हीं की सरकार थी। पहले ट्रेन क्यों चली, फिर ये हमले क्यों हुए? पर आपने तो 10 साल जांच कराई। एक सेकंड नुपुर, एक सेकंड, नेता इन्वॉल्व थे, नुपुर एक सेकंड, ये मत बोलिए। नुपुर एक सेकंड, लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इन्वॉल्व थे। मैं ये बोल रहा हूं, अगर एक सैनिक ने अपनी बुक में, अमित जी, अगर एक पूर्व सैनिक ने अपनी किताब में कुछ लिखा है। का एक्सप्लोसिव एडिशन आप इस समय देख रहे हैं, और इस समय की बड़ी खबर, हमारे साथ लाइव गवाह मौजूद है, जसीम मोहम्मद, सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन हामिद अंसारी से अपील करी है उन्होंने कि किताब ना रिलीज करी जाए, जिस किताब में गुजरात दंगों की बात है और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है। क्या ये 2019 चुनाव का मोटिव है? पहले आपने अपील क्यों करी है? 40 सेकंड आपके पास, और मोटिव क्या है इसका? मैंने अपील इस वजह से की है कि पूरी किताब में मुझे लग रहा है कि झूठी बातें लिखी हुई हैं, और हामिद अंसारी साहब का एक स्टेचर है, उनका रेस्पेक्ट है, जमीरुद्दीन शाह साहब का भी एक रेस्पेक्ट है, लेकिन झूठी बातें और कांग्रेस के बैक पे आके इस टाइप की किताबें लिखना, कांग्रेस की बैक पर? यस, 100% कांग्रेस के बैक पे। रोहन गुप्ता, कांग्रेस इस तरह की किताबें लिखवा रही है प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए। जसीम मोहम्मद सेज दैट हर चीज में कांग्रेस। एक सैनिक अपनी किताब लिख रहा है, उसमें भी कांग्रेस। 16 साल बाद किताब लिख रहा है सैनिक जी, हर चीज में कांग्रेस। 16 साल बाद किताब लिख रहा है कांग्रेस। किताब में सवाल उठा रहा है, उसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? जसीम मोहम्मद आरोप लगा रहे हैं, जवाब देना है। कांग्रेस की बात ही नहीं। 16 साल बाद पिंडारा बॉक्स से इलेक्शन होने से पहले ये मामला आ रहा है। सैनिकों की इज्जत नहीं हुई है, इसको आप मानवता से जोड़ के देखिए। गुजरात में जिस प्रकार से घटनाएं हुई, उस टाइम पे सीएम नरेंद्र मोदी थे, मानवता पे हमला था। हम लोग किसी के धन की बात नहीं करेंगे, पर हमले हुए वो तो आपको। पर ये जसीम मोहम्मद तो बीजेपी के नहीं है ना? जसीम मोहम्मद तो नहीं, रोहन गुप्ता, जसीम मोहम्मद तो बीजेपी के नहीं है, वो कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है इस किताब के पीछे। यानी आप गुजरात दंगों को 19 के चुनावों से पहले या फिर 3 विधानसभा चुनावों से पहले जिंदा करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हमले करें। एक सैनिक ने अपने बुक में लिखा है, सरकार को है जवाब दे ना दे उनको सोचना है। इसमें हमला मोदी जी पे कहां से हो गया? अमित जी, मोदी जी पे हमला करने के लिए पेट्रोल। ठीक है, ओके, नुपुर देखिए, ये जो जवाब देने थे, हमको बोलने की जरूरत नहीं। रोहन जी, जो जवाब देने थे वो हमने एसआईटी, नानावटी कमीशन और सर्वोच्च न्यायालय की सुपरवाइज एसआईटी में जा चुके हैं। एक स्वर्ण एफिडेविट झूठ नहीं कह सकता। किताबों में तो अफवाहें भी आ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल नियत पे खड़ा होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनको अपने रिटायरमेंट के बाद 10 साल क्यों लगे? और हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं भाई साहब। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था फर्स्ट राइट ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। मेरा वादा था, बड़ा खुलासा, बड़ा एक्सपोज है। गुजरात दंगों को क्या फिर जीवित करने की कोशिश है। किताब लिखी गई पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह द्वारा, जिस किताब के ऊपर जसीम मोहम्मद ने बोला जो कुछ किताब में लिखा गया है और जो कुछ जनरल साहब ने प्रधानमंत्री के आगे बोला वो बिल्कुल उसके उलट है। हमने नानावती कमीशन को जो एफिडेविट डीजीपी द्वारा भेजा गया उसको मैंने चेक किया, उसमें भी जो शाह साहब लिख रहे हैं वो नहीं है। यानी क्या वो गलत लिख रहे हैं? द हिंदू का फ्रंट पेज मैंने निकाला है, उसमें जो लिखा गया और जो शाह साहब लिख रहे हैं उसमें भी फर्क है। मेरे साथ अब सहरा शाह हलीम, जमीरुद्दीन शाह साहब की बेटी हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह भी हैं, जमीरुद्दीन शाह के बेटे हैं और आर्मी को भी सर्व कर चुके हैं। मेरे साथ अबू आसमी भी हैं। ये बहस बड़ी हो रही है। सहरा शाह हलीम, आरोप यह है कि आपके पिताजी तथ्यों को गलत पेश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और उनके पीछे कांग्रेस है।
देखिए, अभी कांग्रेस कोई उनके पीछे नहीं है, वो हमेशा एपॉलिटिकल रहे हैं और एपॉलिटिकल ही रहेंगे। अब देखिए 70 साल की उम्र में वो अभी तक, जब आर्मी से रिटायर हुए 2008 में डिप्टी चीफ रहे हैं, 3 स्टार जनरल। आपको पता है क्या मतलब होता है? उन्हें जान दी है देश के लिए, अवार्ड्स मिले बड़े बड़े, बिल्कुल उनका सम्मान है, सम्मान है पूरा देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, सिर्फ देश में नहीं। पर ये एफिडेविट कुछ और बोल रहा है जो वो किताब में लिख रहे हैं। देखिए, ये द हिंदू का फ्रंट पेज कुछ और बोल रहा है। देखिए लाइव गवाह जसीम मोहम्मद है, वो कुछ और बोल रहे हैं। भाई झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री वाली मुलाकात में थे, उनको नौकरी चाहिए थी, वो मेरे आगे भीख मांगे और बोले सायरा बाजी, ये वो गलत आप बोल रही है। कोई ईमेल नहीं है आपके पास, आप झूठ बोल रही है। कोई ईमेल नहीं है आपके पास, कोई ईमेल, आगे पीछे घूमे, कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास, झूठ बोल रही है आप। जॉब नहीं दिया तो अब वो जो है नौकरी तो उनको मिली, तो रिजाइन दे दिया मैंने। काहे की नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट का है, इशू ये नहीं है। देखिए जमीरुद्दीन शाह साहब ने अलीगढ़ प्रधानमंत्री के सामने उनकी खुशामदी, उनकी तारीफ में, देखिए मैं, उन्होंने क्या किताब में लिखा मुझे नहीं पता, मैं किताब का पिछले 2 हफ्ते से उसके प्रचार भी कर रहा हूं, लेकिन किताब का मामला क्या है कि देखिए इशू इस वक्त किताब की बात आ रही है, आप जॉब पे बात आ गई है। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने जमीरुद्दीन शाह साहब ने कहा बाकायदे कि आप हिंसा को बेहतरीन तरीके से आपने रोका, और इस उनकी तारीफ में 5-6 मिनट उन्होंने बात की। सबूत लाइए ना जसीम भाई, आप देखिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको कैंसिल कर दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सुन रहा होगा इस समय, बिल्कुल सुन रहा होगा। रिजवान साहब भी है जो कि देखिए वो किसी के अगेंस्ट नहीं बोले हैं। जमीरुद्दीन शाह साहब के भाई हैं, मैं नहीं कह नहीं रहा हूं। सैयद रिजवान भी है जमीरुद्दीन शाह के भाई, उनको सुन लेते हैं। उनके भाई नहीं है प्लीज जी, उनके कजन ब्रदर है वो 3rd 4th कजन है। ठीक है, वो कजन ब्रदर तो है, ओके 3rd 4th कजन है। रिजवान अहमद, एक रिजवान अहमद, वो बीजेपी, आपके पास आऊंगा, आपके बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन and Sarah Shalim on screen. Rizwan Ahmed. Miss Shaira, shame on you. He's my first cousin. His mother and my mother are real sisters. Shame on you. No, you are a right winger, and we refuse to acknowledge you. You are a right winger. How dare you? You are a right winger. The family has washed their hands of you. The family has washed their hands of you. What do you mean? What do you mean? Hindi mein debate hai. His mother and my mother are real sisters. He is in such a good relationship with me. You are lying on national TV. Shame on you. I see, we don't want to say anything. हिंदी में डिबेट है मैडम। हाँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? उनको सुनने दीजिए। Keep quiet. Let me speak. Keep quiet. हिंदी में बोलिए रिजवान साहब। भाई मत बोलिए ना, कजन बोलिए। Oh come on. He is not a celebrity that I died to be his brother. Keep quiet. हिंदी में बोलिए आप। अमित जी, जब आप फौज में सर्व करते हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, 30 साल सर्व करते हैं, 40 साल ट्रिब्यूनल में जज बनते हैं, 40 साल। अरे होल्ड ऑन। और जब आप अपनी किताब का नाम सरकारी मुसलमान रख देते हैं, जब आप अपनी किताब का नाम सरकारी मुसलमान रख देते हैं, तो आपकी पूरी सर्विसेज पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपने जैसे ही मुसलमान लिखा, आपने जब किताब ही नहीं पढ़ी, पूरी सेवाओं पे प्रश्न चिन्ह लग गया। अंकल जी, जब आपने किताब ही नहीं पढ़ी तो आपको क्या पता ये सरकारी मुसलमान You have disgraced the family. You are disgracing the family sitting on the panel. He is my first cousin. And criticizing my father. You are disgracing the family. You are sitting here. You are disgracing the family. See, आपने उनके बेटे भी हैं जो, ठीक है, ओके, उनके बेटे भी हैं, वो भी कुछ कह रहे थे। मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अगर आप खामोश रहेंगे, ये रेशी साहब, ये रिजवान साहब, थोड़ा चलाइए मत प्लीज। आपको तहजीब होनी चाहिए कि लेडी से कैसे बात करें। दूसरी बात, अगर आप ये बोलते हैं कि अगर आप ये सवाल पैदा कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जमीरुद्दीन शाह साहब अभी हाल ही में तकरीबन 1 साल पहले रिटायर हुए हैं। दूसरी बात, SIT की जिम्मेदारी बनती है कि वो आर्मी, सब दुनिया जानती है कि ये सिचुएशन आर्मी ने कंट्रोल की थी, कि आर्मी की रिपोर्ट मांगे, सिचुएशन एक्शन रिपोर्ट जो थी, उसके बाद आफ्टर रिपोर्ट वो मांगे।
अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जो लॉयर साहब हैं जेठमलानी साहब से उनको बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लें, और जो बटालियन जिन्होंने काम किया है उनसे ऑन ग्राउंड उनसे जाके उनकी बैटल डायरी, वॉर डायरीज मालूम करें, और दूध का दूध पानी का पानी वहीं का वहीं हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी तो नानावती कमीशन के सामने भी हुआ। अमित जी 10 सेकंड। ठीक है रिजवान साहब, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, यू मेक योर पॉइंट। देखिए दूध का दूध पानी का पानी, ये इनका एजेंडा था, और ये यहाँ पे नानावती कमीशन एजेंडा था, एसआईटी एजेंडा था। नहीं आए हैं, ये किसी के सरकार कांग्रेस की ऑटोबायोग्राफी है जो कि नॉन पॉलिटिकल है। इसको ये नॉन पॉलिटिकल कैसे मुद्दा मत दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स मोहम्मद साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस रिजवान साहब है, अमीर जी को तरीका नहीं मालूम है कि एक लेडी से कैसे बात की जाती है। मैडम ये बहुत तहजीब नहीं है, ये आगे डिबेट क्या चलाएंगे, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड ऑडियो डाउन। और रिजवान साहब आपके 15 सेकंड है, रिजवान साहब 15 सेकंड आपके, रिजवान साहब 15 सेकंड आपके हैं, रिजवान साहब 15 सेकंड आपके हैं। मैं रोहन गुप्ता और अबू आजमी के पास जा रहा हूं। अमित जी जब तक आदमी फोर्स में होता है, जब तक आदमी आर्मी में सर्व कर रहा होता है, वो कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये उम्मीद करता था कि अगर नरेंद्र मोदी 500 मुसलमानों के हथियारे हैं तो जमीरुद्दीन शाह साहब को रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देना चाहिए था, उनको विटनेस बनना चाहिए था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और एज वाइस चांसलर उन्हें नरेंद्र मोदी के अंडर में काम नहीं करना चाहिए था। उनको क्या इसके अंदर कोई बैलाफाइड इंटेंशन है, ये इशारा कर रहे हैं। मैं अबू आजमी का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी। कतर के बारे की लड़ाई, एक सेकंड अबू आजमी, जो बात रिजवान साहब ने बोली है और जो बात यहां पर मोहम्मद साहब ने बोली है, और आपने शाह साहब की बेटी और बेटे दोनों को सुना, नो वन एल्स। अबू आजमी साहब, शाह साहब की बेटी और बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्यों गलत बोलने आएंगे। और जमीरुद्दीन शाह साहब कोई ऐसे अहरू गहरू आदमी नहीं है। जमीरुद्दीन शाह साहब इस देश के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अगर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिखा तो बहुत सारे इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद ही बहुत सारी चीजों का खुलासा करते हैं, और जब बीजेपी के फेवर में करते हैं तो कोई आप लोग डिस्कशन नहीं करते हो, और अगर बीजेपी के खिलाफ करते हैं तो आप लोग उसको वावेला बना देते हो। मैं सारे 2002 के दंगों के सर्कमस्टांसेस को देखता हूं, सर, इस बात जांच तो पूरी हुई। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे सीएम है जिनको एसआईटी ने 9 घंटे बिठाया था। एसआईटी ने 9 घंटे बिठाया। नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की सरकार थी, सब कुछ सारी पड़तालें हुई, उसके बाद क्लीन चिट दिया कोर्ट ने। जिनको अमेरिका ने 10 साल तक वीजा नहीं दिया, ऐसे सीएम है नरेंद्र मोदी साहब। 10 साल तक अमेरिका नहीं दिया। He retired in 2008. Who stopped him? No. ठीक है, तो अबू साहब want to respond. नहीं, सारे क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर पे हुए। Let BJP spokesperson respond now. एक सेकंड चला शाली, आपको चांस मिला, अबू आजमी आपको चांस मिला। ओके नूपुर। He is asking, I मेरे कान में बोल रही थी। नहीं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि वहां पर गड़बड़ हुई थी, और जो शाह साहब कह रहे हैं वो सही है। देखिए साहब, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे इन्होंने अपनी रिश्तेदारी झुटला दी और अभी करेक्ट हो गई, मतलब टीवी, नेशनल टीवी पे ही झूठ बोल दिया। अगर रिजवान साहब की बात मान दी जाए, फिर इसका जवाब नहीं दे पाई, तो जो अपने पारिवारिक खून के रिश्ते कोई झूठा बता देता है, उनकी किताब पे विश्वास करूंगी या सर्वोच्च न्यायालय की अधीन बनी हुई एसआईटी पे विश्वास करूंगी, और उसमें स्वर्ण एफिडेविट जो बकायदा सबमिट हुआ है डीजीपी का, उस पर विश्वास करूंगी। देखिए, मैं वकील हूं, कानून की प्रथा जानती हूं, और साहब यहाँ पे हमारे आई विटनेस बैठे हुए हैं कि वही बोल रहे हैं जो एक्चुअली एफिडेविट में लिखा है डीजीपी के। इतनी तकलीफ थी तो 2008 में जाते जब वो रिटायर हो गए। रिजवान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2012 में अपॉइंटमेंट थी वाइस चांसलर की। सुन लीजिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप सुन लीजिए प्लीज। हैव सम पेशेंस। आपकी बौखलाहट दिखाती है कि आपने अभी टीवी पे तो झूठ बोला, किताब की झूठी है, इससे यही हो रहा है। तो आप बताइए ना। और बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि मोदी जी के अधीन आराम से तो वाइस चांसलर बन के बैठे रहे, वहां पे उनके मुंह पे तारीफ कर दी। ये दोगुली बात क्या है कि पीछे आके सरकारी मुसलमान नाम की किताब लिख दी। मैं तो वकील हूं, संविधान में विश्वास करती हूँ, कानून पे विश्वास करती हूँ देश के। मैं तो भैया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ, एक वकील होने के साथ मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ डीजीपी के एफिडेविट पे विश्वास किया जाए। यहाँ पे झूठों के पिटारा खुला जा रहा है। अबू आजमी का जवाब आ रहा है। ओके, अबू आजमी का जवाब आ रहा है।
40 सेकंड। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतनी फेवर कर रहे हैं, बताइए 10 साल तक अमेरिका ने वीजा क्यों नहीं दिया था नरेंद्र मोदी जी को? बिल्कुल ठीक बोला। जवाब दीजिए मुझे आप। देखिए, आपका जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया होता तब ना। आपने जो पिटीशन की, आप तो हमारे देश की दुनिया भर के अंदर बेइज्जती करते हैं। आप जाते हैं क्या शहबाज, आपको पता ही है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट फॉल्स प्रोपेगेंडा, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, आपको शर्म नहीं आती? जैसे राहुल गांधी को नहीं आती, जाके अमेरिकन हाई कमिश्नर से कहते थे कि हिंदू टेररिस्ट मोर डेंजरस देन अ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज, आप लोग क्या करते हैं हमारे देश के साथ विदेश में? मैं भी बहुत प्राउड हूं सर, आप लोगों की वजह से हमारे देश का विभाजन, आप तो चाहते हैं देश का विभाजन हो, आप तो टुकड़ों पे राज करना चाह रहे हैं, तभी टुकड़े के पास जाके खड़े हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? जो अरेस्ट हुआ है फारूक खाना, कांग्रेस का नेता जो अरेस्ट हुआ था गोधरा के ट्रेन को जलाने के रोहन गुप्ता, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रोहन गुप्ता। अमीर जी देखिए, अमित जी, आपने इस जो प्रोग्राम का वो रखा है टाइटल, मोदी पे निशाना। अरे मोदी जी पे निशाने के लिए रुपया ही काफी है, डॉलर ही काफी है, पेट्रोल ही काफी है, इकोनॉमिक सिचुएशन ही काफी है, देश की जनता देख रही है। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। एक पूर्व सैनिक ने अपनी बुक में एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने कुछ लिखा है, अगर सरकार को लगता है गलत है तो क्यों उस पर डिबेट कर रही है? उसमें कांग्रेस कहां से बीच में आएगी? देश की जसीम मोहम्मद कह रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा है ये। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, ये गलत जरूरत नहीं है। बात रही गुजरात की बात, पूर्व सैनिक 40 साल से बीजेपी को उसके ऊपर ठीक है। ओके रोहन गुप्ता, यू मेड योर पॉइंट। जसीम मोहम्मद रिस्पॉन्ड। जो शहजाद कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर वाली मीटिंग में थे कि नहीं थे? मैं प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, मैं जमीरुद्दीन शाह साहब, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं और आगे भी करूंगा आज के बाद, लेकिन उनकी झूठ पे मैं आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा और परसों भी बोलूंगा। एक बात। दूसरी बात, जमीरुद्दीन शाह साहब ने हजारों लोगों को नौकरी दी होगी, मुझे भी एक दी है, आपके जरिए से दी है, किसी के जरिए से दी है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट झूठ उन्होंने वहां पे और बोला। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में आज ये मैं तय बता रहा हूं कि जमीरुद्दीन शाह साहब ने प्रधानमंत्री से जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने बात की शोध पे, शिक्षा पे, कौशल विकास पे, गंगा का पुनर्विचार पे, लेकिन जिस काम के लिए मैं लेके गया था उनको अलीगढ़ किताब में लिख रहे हैं, इसमें यकीनन किताब में लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर ने जो करा उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए, कहीं भी किताब में किसी ये भी झूठ होगा, ये भी झूठ होगा। मुझे बात ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं की। आप एक ही चैप्टर को लेकर बैठ गए हैं। एक वो पूरा वो उनका टेन्योर आप देखिए, वो सऊदी अरेबिया में थे, डिफेंस अटैचे, येमेन, कुवैत, उस पे है। बिल्कुल मैडम, पर 71 जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का जो लिबरेशन था उस पर है। अभी क्यों कर रहे हैं? पर पहले ये बात 2016 में क्यों नहीं बोली थी जब प्राइम मिनिस्टर से मिले? चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। ये डिबेट बड़ी हो रही है। मैं निष्कर्ष ये कहता हूं कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा और प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने की एक बड़ी साजिश है 2019 से पहले? ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि कांग्रेस बढ़ चढ़ के बोल रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।